नमस्कार दोस्तों। कल हमने डिस्कस किया था क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में और लेक्चर के अंत में हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि पॉजिटिव लिबरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट आखिरकार इमर्ज क्यों हुआ, क्योंकि क्लासिकल लिबरलिज्म स्कूल का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था। एक्सप्लोटेटिव आइडियोलॉजी बन गई थी क्लासिकल लिबरलिज्म, वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, सोशलिज्म आइडियोलॉजी इमर्ज हो रही थी, तो इसलिए आवश्यकता पड़ी थी कि क्लासिकल लिबरलिज्म आइडियोलॉजी को चेंज किया जाए और इमर्ज होकर आया पॉजिटिव लिबरलिज्म आइडियोलॉजी। अब हम एक एक करके व्यूज़ जानेंगे। पॉजिटिव लिबरलिज्म आइडियोलॉजी का क्या व्यू है ह्यूमन नेचर के बारे में, सोसाइटी के बारे में, राइट्स के बारे में, एक एक करके हम सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन नेचर की। पॉजिटिव लिबरल्स क्या सोचते हैं ह्यूमन नेचर के बारे में। कल देखो लेक्चर के अंत में मैंने आपको ये भी बताया था आइडियलिज्म आइडियोलॉजी की जो अजम्पशन है उनमें से ज़्यादातर अजम्पशंस अडोप्ट कर ली गई थी पॉजिटिव लिबरलिज्म आइडियोलॉजी के द्वारा। आइडियलिज्म आइडियोलॉजी जब हमने डिस्कस की थी तो आपको याद होगा मैन नेचर से सोशल है, मोरल है, एथिकल है। लेकिन आइडियलिज्म आइडियोलॉजी के बाद जब क्लासिकल लिबरलिज्म आइडियोलॉजी आई तो उन्होंने कहा कि मैन नेचर से इंडिविजुअलिस्टिक है। लेकिन पॉजिटिव लिबरलिज्म आइडियोलॉजी ने फिर से ह्यूमन नेचर के बारे में व्यू को चेंज कर दिया। उन्होंने फिर से कहा कि मैन नेचर से इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है बल्कि सोशल है, एथिकल है, मोरल है। आपको याद होगा जे.एस. मिल्स जब हमने डिस्कस किया था तो जे.एस. मिल्स क्या कहते हैं। जे.एस. मिल्स कहते हैं हैप्पीनेस सिर्फ डायरेक्ट एक्सपीरियंस में नहीं है। बेंथम उनके गुरु कहा करते थे हैप्पीनेस प्राप्त करनी है तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस से प्राप्त करो, प्रॉपर्टी को एकत्रित करो, जो फिजिकल चीज़ें हैं उनका भोग करो, आपको हैप्पीनेस मिलेगी। लेकिन जे.एस. मिल्स कहते हैं कि हैप्पीनेस देखो सेक्रीफाइस करने में भी है। आपके सामने कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपसे ज़्यादा भूख लगी है, कई दिनों से भूखा है, आप अपना खाना उसको देते हो तो आपको हैप्पीनेस प्राप्त होगी। तो मैन नेचर से सोशल है, मोरल है, एथिकल है। तो आप कह सकते हो पॉजिटिव लिबरल्स का जो व्यू है मैन के बारे में वो डेवलपमेंटल व्यू है। उनको लगता है कि मैन प्रोग्रेसिव है। यहाँ पर नीचे देखो, मैन एज ए प्रोग्रेसिव बीइंग। नेक्स्ट हम जानते हैं पॉजिटिव लिबरल्स का क्या व्यू है सोसाइटी के बारे में। पॉजिटिव लिबरल्स देखो पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म की थ्योरी को रिजेक्ट कर देते हैं, यानी वो व्यू जिसके हिसाब से इंडिविजुअल जो कुछ है अपने हिसाब से है, इंडिविजुअल सेल्फ रिलायंट है, इंडिविजुअल को सोसाइटी की आवश्यकता है ही नहीं, इस व्यू को रिजेक्ट कर दिया जाता है पॉजिटिव लिबरल्स के द्वारा। पॉजिटिव लिबरल्स उस बात को अपनाते हैं जो कही गई थी आइडियलिस्ट थिंकर्स के द्वारा। आइडियलिस्ट थिंकर्स ने सोसाइटी के बारे में क्या कहा था, याद कीजिए। उनका व्यू सोसाइटी के बारे में था ऑर्गेनिक व्यू ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटी नेचुरल है, बॉडी की तरह है, पूरी बॉडी का रेलेवेंस है, बॉडी के ऑर्गन का अलग से कोई रेलेवेंस नहीं है। पॉजिटिव लिबरल्स सोसाइटी के बारे में उस व्यू को भी नकार देते हैं जो दिया जाता है क्लासिकल लिबरल थिंकर्स के द्वारा। सोसाइटी कुछ नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल्स का सम है, P1 + P2 + P3 + P4। क्लासिकल लिबरल्स क्या कहते हैं? क्लासिकल लिबरल्स सोसाइटी के बारे में कहते हैं मार्केट मॉडल। सोसाइटी एक मार्केट की तरह है जहां पे इंडिविजुअल जाता है अपने पोटेंशियल को अचीव करने के लिए, अचीवमेंट हासिल करने के लिए। लेकिन पॉजिटिव लिबरल्स कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, सोसाइटी एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद राइट्स के बारे में पॉजिटिव लिबरल्स का क्या व्यू है। जैसे देखो क्लासिकल लिबरल्स राइट्स की मांग करते हैं इंडिविजुअल्स के लिए, उसी प्रकार से पॉजिटिव लिबरल्स भी इंडिविजुअल्स के लिए राइट्स की मांग करते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, क्लासिकल लिबरल्स पॉलिटिकल राइट्स की मांग करते हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लिबर्टी। लेकिन पॉजिटिव लिबरल्स पॉलिटिकल राइट्स के साथ साथ इकोनॉमिक राइट्स की भी बात करते हैं, सोशल राइट्स की भी बात करते हैं। ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव लिबरल्स इंडिविजुअल्स के लिए ना सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं बल्कि इकोनॉमिक और सोशल राइट्स की भी बात करते हैं। जैसे लास्ट की कहते हैं राइट टू एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, राइट ऑफ एडिक्वेट वेजेस होना चाहिए, राइट टू फूड होना चाहिए, यानी इंडिविजुअल्स को सोशल और इकोनॉमिक राइट्स भी मिले। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉजिटिव लिबरल्स का क्या व्यू है लिबर्टी के बारे में। पॉजिटिव लिबरल्स देखो दोनों टाइप की लिबर्टी की बात करते हैं। आपको याद होगा कल हमने डिस्कस किया था क्लासिकल लिबरल बात करते हैं सिर्फ नेगेटिव लिबर्टी के बारे में, मतलब स्टेट की इंटरफेरेंस कम से कम होनी चाहिए। लेकिन पॉजिटिव लिबरल्स कहते हैं कि भैया आप राइट्स दो, यानी इंडिविजुअल्स का वेलफेयर इंश्योर करो। यानी लिबर्टी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप इंटरफेयर ना करो, आप इंटरफेयर करो, इंटरवेंशन करो, लेकिन पॉजिटिवली इंटरवेंशन करो। आप इंटरवेंशन इस प्रकार से करो कि इंडिविजुअल्स की वेलबींग इंश्योर हो, गरीब आदमी भूखा ना रहे। यहां पर देखो इंटरवेंशन होनी चाहिए स्टेट की तरफ से ताकि लिबर्टी को इंक्रीज किया जा सके, उनको बेसिक सोशल और इकोनॉमिक राइट्स प्रोवाइड किया जा सके, जिसे कहा जाता है एफर्मेटिव एक्शन।
यानी स्टेट अपनी तरफ से स्टेप्स उठाता है समाज में जो दबे कुचले लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स ऊपर उठाने के लिए। तो बस ये बेसिक एसेंस याद रखिएगा। क्लासिकल लिबरल्स सिर्फ नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं, पॉजिटिव लिबरल्स जो हैं दोनों लिबर्टी की बात करते हैं, ना सिर्फ नेगेटिव लिबर्टी बल्कि पॉजिटिव लिबर्टी भी। नेक्स्ट है इक्वालिटी के बारे में क्या व्यू है पॉजिटिव लिबरल्स का। देखो आपको याद होगा क्लासिकल लिबरल्स तो ये कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर दो सबको, बाकी कोई जिम्मेदारी नहीं है स्टेट की। लेकिन पॉजिटिव लिबरल्स ये कहते हैं कि आपको थोड़ी ज़्यादा मदद करनी होगी उन पर्सन्स को जो डिसएडवांटेज सेक्शन से आते हैं। जैसे देखो मान लीजिए ये रेस हैं ए और बी, ए स्वस्थ हैं बी दिव्यांग हैं। अगर दोनों रेस में दौड़ेंगे तो डेफिनेटली ए आगे निकल जाएंगे ना, क्योंकि बी दिव्यांग हैं। तो पॉजिटिव लिबरल्स के हिसाब से चूंकि बी दिव्यांग हैं, उनकी थोड़ी टांग में डिफेक्ट है, उनको थोड़ा आगे खड़ा करो। जैसे इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम है, इसको कहा जाता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या फिर एफर्मेटिव एक्शन। एफर्मेटिव एक्शन या फिर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं पॉजिटिव लिबरल्स, जबकि क्लासिकल लिबरल्स ये कहते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन पॉजिटिव लिबरल्स कहते हैं स्टेट को मदद करनी चाहिए पिछड़े हुए लोगों की। नेक्स्ट है जस्टिस के बारे में क्या व्यू है पॉजिटिव लिबरल्स का। कंपेयर कीजिए क्लासिकल लिबरल से। क्लासिकल लिबरल थिंकर्स ये बोलते हैं डेजर्ट एंड मेरिट, यानी जो जितना डिजर्व करता है उसको उतने ही रिसोर्सेज पर हक होना चाहिए, यानी मेरिट के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। लेकिन पॉजिटिव लिबरल्स ये कहते हैं कि भैया आवश्यकता भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना ज़्यादा दे दो। आप ये भी देखो कि आवश्यकता किसको कितनी ज़्यादा है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं सोसाइटी में पॉजिटिव लिबरल्स, जबकि क्लासिकल लिबरल्स ये कहते हैं जिसका जितना हक है रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन में उसको उतना दे दो। नेक्स्ट है पब्लिक पॉलिसी पर क्या व्यू है पॉजिटिव लिबरल्स का। कंपेयर कीजिए क्लासिकल लिबरल्स से। क्लासिकल लिबरल्स याद कीजिए क्या कहते हैं कि अगर कोई पर्सन शराब पी के, यानी बेवड़ा अगर कोई शराब पी के सीवरेज में है तो उसको वहीं पर होना चाहिए, स्टेट का कोई काम नहीं है कि उसको ऊपर उठाए। तो लेकिन पॉजिटिव लिबरल्स कहते हैं नहीं, स्टेट को इंटरवेंशन करना चाहिए, पिछड़े हुए लोगों के हक में स्टेट को इंटरवेंशन करना चाहिए। क्लासिकल लिबरल्स एक तरफ जहां टैक्स लगाने से मना करते हैं वो कहते हैं चैरिटी नहीं है, टैक्स अगर लगाता है स्टेट इसका मतलब ये फोर्स्ड लेबर है, कोई पर्सन मेहनत से काम कर रहा है और आप उसके काम पे टैक्स लगा रहे हो, ये क्या मतलब हुआ। इस प्रकार की बातें क्लासिकल लिबरल्स करते हैं। लेकिन पॉजिटिव लिबरल्स ये कहते हैं कि भैया कोई अमीर आदमी ज़्यादा पैसे कमा रहा है तो वो थोड़ा बहुत टैक्स दे देगा तो क्या दिक्कत है, उस टैक्स से बहुत सारे अमीर गरीब आदमियों का काम चल जाएगा। समझ गए। यानी क्लासिकल लिबरल्स स्टेट इंटरवेंशन की बात नहीं करते हैं, वो कहते हैं स्टेट का इंटरवेंशन कम से कम होना चाहिए, सिर्फ लैंड ऑर्डर प्रोवाइड करे स्टेट, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। लेकिन पॉजिटिव लिबरल्स कहते हैं स्टेट का इंटरवेंशन होना चाहिए, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होना चाहिए, जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा, जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स। एक तरफ जहां क्लासिकल लिबरल्स ये कहते हैं स्टेट सिर्फ रेगुलेटरी स्टेट का काम करे, नाइट वॉचमैन स्टेट का काम करे, रेफरी का काम करे, दूसरी तरफ पॉजिटिव लिबरल्स कहते हैं स्टेट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की दिशा में भी काम करें, स्टेट वेलफेयर फंक्शंस भी प्रोवाइड करे जनता को, फॉर एग्जांपल हेल्थ, एजुकेशन। समझ गए। तो ये काफ़ी डिफरेंस आप देख सकते हो। क्लासिकल लिबरल्स का क्या व्यू है स्टेट के बारे में और पब्लिक पॉलिसी के बारे में, पॉजिटिव लिबरल्स का क्या व्यू है। यहाँ पे कुछ और भी डिफरेंस है। क्लासिकल लिबरल्स स्टेट के बारे में कहते हैं कि स्टेट इज ए नेसेसरी एविल। क्लासिकल लिबरल्स इंडिविजुअल को प्रायोरिटी देते हैं। अगर दो चीज़ों में चुनना हो स्टेट और इंडिविजुअल्स तो सर्टेनली निश्चित तौर पर क्लासिकल लिबरल्स इंडिविजुअल को चुनेंगे। लेकिन पॉजिटिव लिबरल्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स को सेक्रीफाइस नहीं करते स्टेट के लिए। वो कहते हैं स्टेट रहेगा क्योंकि स्टेट की आवश्यकता है मैन के लिए। फेमस पॉजिटिव लिबरल थिंकर हैं मैकाइवर ने काफ़ी फेमस स्टेटमेंट दी थी। इन्होंने कहा था स्टेट देखो, स्टेट के पास अथॉरिटी इसलिए है, सोवरेनिटी इसलिए है क्योंकि स्टेट सिटीजन्स को सर्विस प्रोवाइड करता है। सर्विस प्रोवाइड करने का जो ये फंक्शन है इसी की वजह से स्टेट के पास अथॉरिटी है। तो इन्होंने कंसेप्ट दिया सर्विस स्टेट। स्टेट सर्विसेज प्रोवाइड करता है इसीलिए स्टेट कमांड है, स्टेट के पास अथॉरिटी है। यानी पॉजिटिव लिबरल्स का मानना है कि स्टेट की यूटिलिटी है इंडिविजुअल्स के लिए क्योंकि स्टेट सर्विसेज प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल्स को। नेक्स्ट, कोर वैल्यू क्या है पॉजिटिव लिबरलिज्म की। कोर वैल्यू तो देखो लिबर्टी ही है। जैसे क्लासिकल लिबरल्स की कोर वैल्यू लिबर्टी है, उसी प्रकार से पॉजिटिव लिबरल्स की भी कोर वैल्यू लिबर्टी है। लेकिन इनकी लिबर्टी अलग है, जैसा हमने डिस्कस किया क्लासिकल लिबरल्स की लिबर्टी से।
क्लासिकल लिबरल्स तो सिर्फ ये कह देते थे कि स्टेट इंटरवेंशन ना करे, स्टेट इंटरफेरेंस ना करे तो लिबर्टी प्राप्त हो जाएगी सिटीजन्स को। लेकिन ये कहते हैं स्टेट अगर इंटरवेंशन करे तो भी लिबर्टी प्राप्त हो सकती है इंडिविजुअल्स को। पॉजिटिव लिबरल्स का मतलब लिबर्टी से कैपेसिटी है, मतलब अगर स्टेट इंटरवेंशन करेगा, बेसिक हेल्थ राइट्स प्रोवाइड करेगा, इंडिविजुअल्स को बेसिक एजुकेशन राइट्स प्रोवाइड करेगा, तो इससे कैपेसिटी जो है वो इन्हेंस होगी इंडिविजुअल्स की, उनके पास कैपेसिटी आएगी, उनके पास लिबर्टी आएगी अपने मन मुताफिक चीज़ों को करने की। समझ गए? तो ये कोर वैल्यू इनकी पॉजिटिव लिबरल्स की लिबर्टी ही है, लेकिन इनका मतलब लिबर्टी से थोड़ा अलग है, इनका मतलब लिबर्टी से है कैपेसिटी। नेक्स्ट देखो हम बात करेंगे टी.एच. ग्रीन की। टी.एच. ग्रीन की एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस पोस्टुलेट्स लिबर्टी, लिबर्टी इन्वॉल्व्स राइट्स, राइट डिमांड स्टेट। ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्टेटमेंट को हम समझेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से पॉजिटिव लिबरल्स का क्या व्यू है मैन के बारे में, सोसाइटी के बारे में और स्टेट के बारे में। तो टी.एच. ग्रीन इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, डायरेक्टली हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन पॉजिटिव लिबरलिज्म आइडियोलॉजी को हम स्टडी कर रहे हैं और टी.एच. ग्रीन पॉजिटिव लिबरल हैं, इसलिए हम इनको स्टडी कर रहे हैं। टी.एच. ग्रीन ने इंट्रोड्यूस किया था पॉजिटिव लिबर्टी का कंसेप्ट लिबरलिज्म में। ये पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने लिबर्टी को कैपेसिटी कहा, अदरवाइज इससे पहले तो लिबर्टी का कंसेप्ट एब्सेंस ऑफ स्टेट इंटरफेरेंस था, लेकिन इन्होंने कहा कि भैया लिबर्टी का मतलब कैपेसिटी है। अगर इंसान अपनी बेसिक ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाया तो काहे की लिबर्टी। इसलिए ये कहते हैं मैन के सामने जो बाधाएं हैं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, ऑब्स्टेकल्स मतलब जैसे देखो कोई गरीब है, बेसिक एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकता, पहले इस प्रकार की इम्पीडिमेंट्स, इस प्रकार की बाधाएं मैन के आगे दूर करे स्टेट। जब मैन के आगे इस प्रकार की बाधाएं नहीं होंगी तभी तो मैन पूरी तरह से अपने पोटेंशियल को अचीव कर सकेगा और वो कर सकेगा जो एक्चुअल में वो करना चाहता है। तो जे.एस. मिल्स यहाँ पे सजेस्ट करते हैं लिबर्टी इज डूइंग समथिंग वर्थ डूइंग, मतलब वो सब चीज़ें करना जो करने लायक हैं। देखो अपनी भूख को तो एनिमल्स भी शांत करते हैं, लेकिन मैन भी सिर्फ अपनी भूख को शांत करने के लिए जिएगा तो क्या लिबर्टी है। तो इसीलिए स्टेट मैन के आगे बेसिक जो इंपीडिमेंट्स हैं, बेसिक बाधाएं हैं, उनको दूर करे और इंसान वो करेगा जो एक्चुअल में वो करना चाहता है भूख शांत करने के अलावा, तो एक्चुअल में वो लिबर्टी है टी.एच. ग्रीन के हिसाब से। जब टी.एच. ग्रीन इस प्रकार की बातें बोलते हैं तो उनके व्यू मिलते जुलते हैं जे.एस. मिल्स से। जे.एस. मिल्स ने भी इसी प्रकार की बातें बोली थी। इस स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव लिबरलिज्म की कोर फिलोसफी आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले ह्यूमन कॉन्शियसनेस पोस्टुलेट्स लिबर्टी। याद कीजिए जे.एस. मिल क्या कहते हैं लिबर्टी के बारे में। जे.एस. मिल्स कहते हैं लिबर्टी तो देखो नेचुरल है, ये नेचुरल है कि मैन को लिबर्टी चाहिए, क्योंकि अगर मैन के पास लिबर्टी होगी तभी वो अपना फुल पोटेंशियल हासिल कर सकता है, तभी वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकता है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप कर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा नेचुरल है मैन के लिए लिबर्टी के लिए एस्पायर करना। टी.एच. ग्रीन भी इसी प्रकार की बातें बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे कहा जाता है ह्यूमन कॉन्शियसनेस पोस्टुलेट्स लिबर्टी। समझ गए इस बात का क्या मतलब है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस पोस्टुलेट्स लिबर्टी यानी ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है मैन के लिए लिबर्टी एस्पायर करना, क्योंकि लिबर्टी होगी तभी वो फुली अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकता है, फुली अपने पोटेंशियल को हासिल कर सकता है। अब दूसरे पार्ट पे फोकस कीजिए, लिबर्टी इन्वॉल्व्स राइट्स। टी.एच. ग्रीन देखो इस पार्ट में यानी लिबर्टी इन्वॉल्व्स राइट्स में फोकस करते हैं सोसाइटी की इंपॉर्टेंस पर। टी.एच. ग्रीन कहते हैं लिबर्टी एंजॉय मैन तभी कर सकता है जब सोसाइटी की एक्सेप्टेंस हासिल हो। क्या सही है क्या गलत है वो इस बात पर डिपेंड करता है सोसाइटी किसे राइट और रॉन्ग मानती है। इसलिए आप सोसाइटी को पूरी तरह से ओवरलुक नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। जिस प्रकार से क्लासिकल लिबरल्स के द्वारा कंसेप्ट दिया गया था मार्केट मॉडल का या फिर एग्रीगेटिव सोसाइटी का, उस प्रकार के कंसेप्ट्स को इग्नोर कर देते हैं या फिर क्रिटिसाइज करते हैं। टी.एच. ग्रीन ऑर्गेनिक व्यू मानते हैं सोसाइटी का। टी.एच. ग्रीन कहते हैं सोसाइटी नेचुरल है, आप सोसाइटी को इग्नोर नहीं कर सकते। अब आइए आप लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट देखिए, राइट्स डिमांड्स स्टेट। टी.एच. ग्रीन देखो इस पार्ट में ये कहते हैं स्टेट से राइट नहीं मिलते इंडिविजुअल्स को, लेकिन स्टेट का काम है राइट्स को प्रोटेक्ट करना। समझ गए, यानी राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, इसी वजह से स्टेट की आवश्यकता है। राइट डिमांड्स स्टेट। टी.एच. ग्रीन के हिसाब से स्टेट एक प्रकार से गार्डियन है। स्टेट का काम है हिंडर द हिंड्रेंसेस, यानी जो भी बाधाएं आती हैं मैन के रास्ते में, उन बाधाओं के रास्ते में बाधा क्रिएट करना, यानी हिंडर द हिंड्रेंसेस।
बाधाओं के रास्ते में बाधा क्रिएट करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, ना सिर्फ टी.एस. ग्रीन के कंटेक्स्ट में बल्कि पॉजिटिव लिबरलिज्म के कंसेप्ट में भी। तो टी.एस. ग्रीन का एसेंस यही निकलता है लास्ट पार्ट से, राइट डिमांड स्टेट से, कि स्टेट का काम ये है जो भी इम्पीडिमेंट्स यानी ऑब्स्टेकल्स हैं मैन के रास्ते में उन्हें रिमूव कर देना। तो ये पूरी जो स्टेटमेंट है, अब एक बार 20 सेकंड में हम एसेंस समझ लेते हैं। ह्यूमन कॉन्शियसनेस पोस्टुलेट्स लिबर्टी का मतलब ये है कि ये बहुत नेचुरल है मैन के लिए लिबर्टी के लिए एस्पायर करना। लिबर्टी के होने पर ही मैन अपने फुली पोटेंशियल को हासिल कर सकता है, पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकता है। लिबर्टी इन्वॉल्व्स राइट्स, इसका मतलब ये है मैन लिबर्टी को तभी एंजॉय कर सकता है जब सोसाइटी से उसे सैंक्शन प्राप्त हो। यानी क्या सही है क्या गलत है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है सोसाइटी किसे सही या गलत मानती है। तीसरे नंबर पे राइट डिमांड स्टेट। राइट डिमांड स्टेट का मतलब ये है स्टेट जो है उसने मैन को राइट्स नहीं प्रोवाइड किए हैं, लेकिन स्टेट का काम इतना जरूर है कि मैन के पास जो राइट्स हैं उसे प्रोटेक्ट करना। यानी जो बाधाएं आती हैं मैन के रास्ते में, उन बाधाओं के रास्ते में बाधा क्रिएट करना, इंपीडिमेंट्स जो आते हैं उन्हें रिमूव करना। गार्डियन है स्टेट मैन के राइट्स का। तो कोर फिलोसफी अब आप समझ गए हो पॉजिटिव लिबरलिज्म की। आगे देखो एक और स्टेटमेंट है टी.एस. ग्रीन की, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव लिबरलिज्म के कंसेप्ट को समझने के लिए। टी.एस. ग्रीन कहते हैं विल नॉट फोर्स। आप इस पार्ट पे फोकस कीजिएगा। टी.एस. ग्रीन कहते हैं विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट। देखो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, आपको बस इंटरलिंकिंग करना है। देखो दो फेमस ट्रेडिशंस हैं, होब्स, मैकियावेली, मार्क्स। ये सब लोग स्टेट के बारे में क्या कहते हैं? होब्स तो ये कहते हैं स्टेट के पास तलवार होगी और जो पर्सन स्टेट द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन करेगा स्टेट अपनी तलवार उस पर चलाएगा। यानी स्टेट फोर्स की सहायता से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा। याद कीजिए होब्स ये सारी बातें क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो उस समय सिविल वार हुआ था इंग्लैंड में, तो एनार्की थी बहुत ज़्यादा, मैन की लाइफ की कोई कीमत नहीं थी। तो इसी वजह से होब्स कहते हैं आई एंड फियर बोर्न टुगेदर, क्योंकि जिस प्रीमेच्योर बर्थ हो गया था होब्स का, जिसमें उनका जन्म होना था, स्पेनिश आर्मडा यानी एक जहाजी बेड़े ने अटैक कर दिया था इंग्लैंड पर। तो होब्स कहते हैं स्टेट के पास सारे राइट्स होने चाहिए, सिर्फ इंडिविजुअल के पास एक राइट होना चाहिए, राइट टू लाइफ का। राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और स्टेट का निर्माण हुआ है। यानी स्टेट फोर्स का इस्तेमाल करेगा। समझने की कोशिश कीजिए, होब्स फोर्स की बात करते हैं, स्टेट के पास फोर्स है। मार्क्स भी यही बात करते हैं। मार्क्स कहते हैं स्टेट जो है इंस्ट्रूमेंट है डोमिनेंट क्लास का वीक क्लास पर अत्याचार करने के लिए। कहने का एसेंस देखो ये हुआ, मैकियावेली, होब्स, मार्क्स ये सब एक ट्रेडिशन में आते हैं। ये कहते हैं स्टेट के पास फोर्स है, स्टेट उसी फोर्स का इस्तेमाल करता है ये इंश्योर करने के लिए कि मैन उसके द्वारा बनाए हुए कानूनों को फॉलो करें। यानी अपनी लेजिटिमेसी को जस्टिफाई करवाने के लिए स्टेट फोर्स का इस्तेमाल करता है। लेकिन अब बात करते हैं दूसरे ट्रेडिशन की। दूसरे ट्रेडिशन में थिंकर्स हैं, फॉर एग्जांपल रूसो, जॉन लॉक और इवन टी.एच. ग्रीन। ये कहते हैं नहीं भैया, स्टेट सर्विसेज प्रोवाइड करता है मैन को, इसलिए मैन अपनी इच्छा से, अपनी विल से स्टेट को फॉलो करता है। यानी स्टेट की जो लेजिटिमेसी है वो मैन की विल की वजह से है, ना कि स्टेट की फोर्स की वजह से। समझ गए? पहला ट्रेडिशन क्या कहता है, फोर्स की सहायता से स्टेट अपने आप को लेजिटिमेट ठहराता है। लेकिन दूसरा ट्रेडिशन जिसमें रूसो हैं, जॉन लॉक हैं, टी.एच. ग्रीन हैं, वो कहते हैं विल, यानी मैन की इच्छा है, मैन को पता है कि स्टेट हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए मैन स्टेट के लॉज को फॉलो करता है, इसीलिए स्टेट की लेजिटिमेसी है। समझ गए? बस दो ट्रेडिशंस को आप समझ लीजिए, एक ट्रेडिशन फोर्स की बात करता है, दूसरा ट्रेडिशन विल की बात करता है। तो टी.एच. ग्रीन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिनकी ये स्टेटमेंट है, वो ये कहते हैं कि स्टेट की यूटिलिटी है, स्टेट मैन के लिए काफ़ी सारे यूजफुल फंक्शंस परफॉर्म करता है। टी.एच. ग्रीन अपने शब्दों में कहते हैं स्टेट हिंडर द हिंड्रेंसेस, यानी स्टेट बाधाओं के रास्ते में बाधा क्रिएट करता है। अगर देखो इस स्टेटमेंट को हम क्रिटिकली एसेस करें, अलग अलग व्यूज़ हैं थिंकर्स का। बेसिस क्या है स्टेट का, फोर्स है या फिर विल है? ये तो देखो डिबेट है जो चली आ रही है। ग्राम्स्की जो कि मार्क्सिस्ट थिंकर हैं, ग्राम्स्की कहते हैं विल जो है वो भी तो मैन्युफैक्चर्ड है। डोमिनेंट क्लास ने सिविल सोसाइटी का यूज़ करके विल को मैन्युफैक्चर किया है। याद होगा ग्राम्स्की ने क्या क्या बोला था हेगेमनी के बारे में।
एक काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यू है हैबरमास का। स्टेट को जब हम पढ़ेंगे तब आएगा ये व्यू, लेकिन अभी आप क्रिटिकल असेसमेंट में व्यू यूज कर सकते हो हैबरमास का। हैबरमास कहते हैं लेजिटिमेट क्राइसिस, यानी स्टेट के जो इंस्टीट्यूशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उनमें जनता का जो विश्वास है वो डिक्लाइन कर रहा है, यानी स्टेट की जो लेजिटिमेसी है वो खतरे में है क्योंकि स्टेट अपना काम पूरा नहीं कर पा रहा है। तो ये हमने टी.एच. ग्रीन के बारे में समझा। आगे देखो, काफ़ी फेमस पॉजिटिव लिबरल हैं हेरोल्ड लास्की, इनके बारे में जानना जरूरी है। लास्की देखो एक प्रकार से इंस्पायरेशन है नेहरू के लिए। नेहरू काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए थे लास्की से, चूँकि नेहरू का एक योगदान है संविधान को बनाने में, तो लास्की के विचारों की झलक देखने को मिलती है हमारे संविधान पर भी। डीपीएसपी जो हैं, काफ़ी सारे डीपीएसपी ऐसे हैं जिन पर झलक है लास्की के विचारों की। फॉर एग्जांपल, लास्की देखो इस प्रकार की बातें किया करते थे। स्टेट एडुकेट वेजेस प्रोवाइड करे वर्कर्स को, वर्किंग आवर्स को रेगुलेट करे, मैटरनिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करे, अच्छी हेल्थ इंश्योर करे, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हमारे डीपीएसपी में देखने को मिलती है ना, तो इसीलिए तो नेहरू इंस्पायर्ड थे लास्की से और इसीलिए लास्की के विचारों की झलक देखने को मिलती है हमारे संविधान पर भी। इनिशियली देखो शुरुआत में लास्की एक प्रकार से लिबरल थे, लेकिन बाद में वो कम्युनिज्म से प्रभावित हो गए। इनको लगा कम्युनिज्म तो अच्छा है, कम्युनिज्म तो जनता को इकोनॉमिक और सोशल राइट्स भी प्रोवाइड करता है, लेकिन बाद में इनका मोह भंग हो गया कम्युनिज्म से भी। इनको लगा कि अरे कम्युनिज्म सोशल और इकोनॉमिक राइट्स तो प्रोवाइड करता है, लेकिन कम्युनिज्म लिबर्टी नहीं देता, मतलब पॉलिटिकल राइट्स छीन लेता है। जैसे कि देखो रशिया में आपको पता है रेवोल्यूशन आया था, वहाँ पे सो कॉल्ड कम्युनिज्म इस्टाब्लिश हुआ था। सो कॉल्ड इसलिए क्योंकि मार्क्स के विचारों पर जिस प्रकार का कम्युनिज्म इस्टाब्लिश होना था उस प्रकार का तो हो ही नहीं पाया, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स ने अपने हाथों में कॉन्सेंट्रेट कर ली। तो हुआ क्या, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टाब्लिश हुई रशिया में। सोशल और इकोनॉमिक राइट्स तो दिए गए जनता को, लेकिन पॉलिटिकल राइट्स ज़्यादा नहीं दिए गए, यानी पॉलिटिकल मायनों में लिबर्टी नहीं रही जनता के पास जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टाब्लिश हुई। ये सब कुछ देखा लास्की ने। लास्की पहले तो खुश हुए थे, अरे ये तो बहुत बढ़िया है, इकोनॉमिक और सोशल राइट्स भी दे रहे हैं, लेकिन थे तो शुरुआत में लिबरल ही लास्की। तो उन्होंने अपना मन फिर से बदल लिया। एसेंस आप समझ रहे हो ना, पहले वो लिबरल थे, लेकिन उनको दिक्कत हुई। उन्होंने कहा कि लिबरलिज्म आइडियोलॉजी में पॉलिटिकल राइट्स तो दिए जाते हैं जनता को, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक राइट्स ज़्यादा नहीं दिए जाते। उसके बाद ये अट्रैक्ट हुए कम्युनिज्म की तरफ। इनको कम्युनिज्म इसलिए पसंद आया क्योंकि इकोनॉमिक और सोशल राइट्स दिए जाते हैं जनता को। तो इन्होंने कहा कि कम्युनिज्म तो अच्छा है, लेकिन बाद में इन्होंने कम्युनिज्म को देखा, अरे भैया पॉलिटिकल राइट्स तो दो, पॉलिटिकल राइट्स तो आपने दिए नहीं, तो इनका मन भर गया कम्युनिज्म से भी। लास्ट में आके इन्होंने कहा वेलफेयर स्टेट बेस्ट है। लास्की की काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लास्की ने कहा था एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट्स इट मेंटेन्स हिम। सिंपल स्टेटमेंट है। लास्की ने यह कहा था, देखो स्टेट का काम है मैन के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। कोई स्टेट कैसे राइट्स प्रोवाइड कर रहा है अपने जनता को, उसी के बेसिस पर पता लगाया जा सकता है स्टेट है कैसा। इंट्रोडक्शन में आप वो सारी बातें लिख सकते हो कि लास्की शुरुआत में लिबरल थे, लेकिन बाद में वो कम्युनिज्म की तरफ अट्रैक्ट हुए क्योंकि कम्युनिज्म सोशल और इकोनॉमिक राइट्स प्रोवाइड करता है, लेकिन बाद में उनको एहसास हुआ कि कम्युनिज्म पॉलिटिकल राइट्स ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करता, तो उन्होंने कम्युनिज्म को भी क्रिटिसाइज़ किया। लास्की ने देखो फासिस्ट स्टेट को भी क्रिटिसाइज़ किया था, क्योंकि उन्होंने हिटलर के रूल को देखा था। फासिस्ट स्टेट्स राइट नहीं प्रोवाइड करता जनता को, तो लास्ट में उन्होंने यही बात बोली कि वेलफेयर स्टेट बेस्ट है, वो स्टेट जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल राइट्स प्रोवाइड करता है जनता को। सोशल और इकोनॉमिक राइट्स कैसे, वो सब बातें जैसे मैटरनिटी बेनिफिट्स, वर्किंग आवर्स को रेगुलेट करना, उचित वेजेस मिले वर्कर्स को। जो स्टेट ये सब इंश्योर करता है, यानी वर्कर्स की और जनता की वेलफेयर को इंश्योर करता है, इसके साथ साथ पॉलिटिकल राइट्स भी प्रोवाइड करता है, तो वो स्टेट बेस्ट है, वो स्टेट है वेलफेयर स्टेट। जब लास्की इस प्रकार की बातें बोलते हैं तो लास्की के जो व्यू हैं वो टी.एच. ग्रीन की स्टेटमेंट के बहुत करीब आ जाते हैं। याद कीजिए टी.एच. ग्रीन ने क्या कहा था। टी.एच. ग्रीन ने कहा था ह्यूमन कॉन्शियसनेस पोस्टुलेट्स लिबर्टी, लिबर्टी इन्वॉल्व्स राइट्स, राइट डिमांड्स स्टेट। यानी स्टेट फंक्शंस परफॉर्म करता है जनता के लिए, इसीलिए स्टेट है, स्टेट यूटिलिटी का काम करता है। तो ये हमने लास्की के व्यूज़ को जाना। आगे देखो न्यू लिबरलिज्म है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शुरुआत में क्लासिकल लिबरलिज्म था,
क्लासिकल लिबरलिज्म के क्रिटिसिज्म थे, इसलिए पॉजिटिव लिबरलिज्म आया। अब क्वेश्चन ये उठता है पॉजिटिव लिबरलिज्म में क्या कमी आ गई कि नियो लिबरलिज्म को आना पड़ा। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद देखो बहुत से देशों ने पॉजिटिव लिबरलिज्म के कंसेप्ट को फॉलो किया, क्योंकि उस समय इकोनॉमिक क्राइसिस भी आए थे 1929 के आसपास। तो इसलिए बहुत से स्टेट्स ने जनता को राइट्स देना स्टार्ट किया, उनके वेजेस को इंक्रीज किया, हेल्थ सेक्टर में काम करना स्टार्ट किया, एजुकेशन सेक्टर में काम करना किया। लेकिन देखो ऐसा करते करते बिल्कुल ही स्टेट एक नैनी स्टेट बन गया। यानी जैसे नैनी जिस प्रकार से बच्चे की केयर करती है, स्टेट उसी प्रकार से सिटीजन्स की केयर करने लगा। अब देखो इतनी केयर अब स्टेट के द्वारा जब की जाएगी तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, इकोनॉमिक क्राइसिस आएंगे, स्टेट तो लूट जाएगा। जब इतनी ज़्यादा पैसे स्टेट लुटाएगा, इतने ज़्यादा राइट्स प्रोवाइड करेगा जनता को, तो करप्शन भी होगा, सब कुछ चीज़ें होंगी। तो इसका क्या होगा, इससे इकोनॉमिक क्राइसिस आएंगे, और वही हुआ। इकोनॉमिक क्राइसिस आए पॉजिटिव लिबरलिज्म की वजह से, इसीलिए आवश्यकता पड़ी नियो लिबरलिज्म। स्टेट वापस जाए, यानी स्टेट रोल बैक हो वापस की वापस, सब कुछ मार्केट पे छोड़ दे और ज़्यादा राइट्स की चिंता मत करे, ज़्यादा जनता को राइट्स देना बंद करे स्टेट। तो इस प्रकार से हमने समझा कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ये आइडियोलॉजी इमर्ज होकर आती है, और ऑलमोस्ट सभी वेस्टर्न कंट्रीज में पॉजिटिव लिबरलिज्म आइडियोलॉजी पर आधारित गवर्नमेंट्स इस्टेब्लिश होती हैं। यानी वेस्टर्न कंट्रीज वेलफेयर स्टेट का मॉडल अपनाती हैं। वेलफेयर स्टेट का मॉडल अपनाने से मतलब है कि ऑलमोस्ट सभी वेस्टर्न कंट्रीज वर्कर्स के लिए नई नई स्कीम चलाती हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, वेजेस, हायर वेजेस को इंश्योर करने के लिए रूल्स डिक्लेयर करते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट्स, रेगुलेशन ऑफ वर्किंग आवर्स, ये सब काम किए जाते हैं वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के द्वारा। तो आप कह सकते हो वेलफेयर स्टेट एक यूनिवर्सल आइडिया बन गया फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ऑलमोस्ट सभी वेस्टर्न कंट्रीज में। लेकिन देखो ऐसा करते करते स्टेट जो था नैनी स्टेट बन गया। नैनी स्टेट कल हमने लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस किया था। जैसे देखो नैनी बच्चे की देखभाल करती है, स्टेट भी उसी प्रकार से सिटीजन्स की देखभाल करने लग गया। बस किसी ने एक बार जन्म ले लिया तो दफनाने तक स्टेट ही उस इंडिविजुअल की केयर करेगा। यहाँ पर देखो कॉन्ट्राडिक्शंस पैदा हो गई। वैसे आपको पता है लिबरलिज्म जो आइडियोलॉजी है वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती है, लेकिन इस प्रकार से स्कीम्स चलाई गई वर्कर्स के लिए हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, तो वेस्टर्न कंट्रीज में स्टेट्स सोशलिज्म की आइडियोलॉजी के करीब आ गए। तो आप बताइए दो आइडियोलॉजीज एक साथ सर्वाइव कर सकती हैं क्या? कॉन्ट्राडिक्शंस पैदा हो गई। कॉन्ट्राडिक्शंस पैदा हो गई तो क्राइसिस आ गए, जिसे कहा जाता है हैबरमास के द्वारा क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी। हैबरमास जो है जिनका ये कंसेप्ट है क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी का, हैबरमास मार्क्सिस्ट थिंकर हैं। ये कहते हैं वेलफेयर स्टेट में क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी आएंगे ही आएंगे। इनका ये कहना है लिबरल सेकुलर्स स्टेट को प्रोटेक्ट करने में कामयाब हो पाए थे। इस लाइन का क्या मतलब है? जब हैबरमास ये कहते हैं कि लिबरल सेकुलर्स स्टेट को प्रोटेक्ट करने में कामयाब हो गए थे, मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स कहते हैं कैपिटलिज्म जब पीक पे होगा तो रेवोल्यूशन आएगा, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट इस्टेब्लिश होगी और धीरे धीरे स्टेट विद्रव्य हो जाएगा, स्टेट खत्म हो जाएगा। तो कैपिटलिज्म पीक पर कब था? क्लासिकल लिबरलिज्म आइडियोलॉजी के दौरान कैपिटलिज्म बिल्कुल पीक पे था, वर्कर्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटेशन हो रहा था। लेकिन रेवोल्यूशन को अवॉइड करने के लिए लिबरल सेकुलर्स ने क्या किया? लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी में बदलाव कर दिया। यानी क्लासिकल लिबरलिज्म की जगह आइडियोलॉजी आई पॉजिटिव लिबरलिज्म। जिस प्रकार की बातें बोली जाती थी सोशलिज्म आइडियोलॉजी के द्वारा, वर्कर्स को राइट देने की बातें, वो बातें पॉजिटिव लिबरलिज्म ने भी बोलनी स्टार्ट कर दी। समझ गए? तो इसीलिए हैबरमास कहते हैं कि एक बार के लिए तो लिबरल जो सेकुलर्स हैं वो स्टेट को प्रोटेक्ट करने में कामयाब हो गए अपनी आइडियोलॉजी में थोड़ा सा बदलाव करके, लेकिन वो ये भूल गए कि देखो वेस्टर्न कंट्रीज में डेमोक्रेसी है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। जब आपने एक बार फ्री में चीज़ें बांटनी स्टार्ट कर दी, आपने लोगों को रिझाने के लिए, अपीज करने के लिए विभिन्न सेक्टर्स में स्कीम्स चलानी स्टार्ट कर दी, तो भैया डेमोक्रेसी है। हर बार जब इलेक्शन होंगे बड़े बड़े वादे किए जाएंगे। डेमोक्रेसी में आपको पता ही है, हमारे देश में भी देखो इलेक्शन से पहले कितने लोन माफ कर देंगे, ये सब कर देंगे, पॉपुलिज्म वाले वादे किए जाते हैं ना। तो वेस्टर्न कंट्रीज में भी ऐसा ही हुआ। एक बार उन्होंने फ्री में स्कीम्स चलानी स्टार्ट कर दी, तो जब भी इलेक्शन होता जनता से बड़े बड़े वादे किए जाते, बहुत बड़े बड़े वादे,
और जनता की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो भी बढ़ती गई। अब जनता की सारी एक्सपेक्टेशंस को तो पूरा किया नहीं जा सकता, और थोड़ी बहुत जो एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कैसे आएगा? अमीर लोगों पर टैक्स लगाना पड़ेगा। अगर आप अमीर लोगों पर एक लेवल से ज़्यादा टैक्स लगाते हो तो इसका मतलब देश की ग्रोथ रेट प्रभावित होती है। यही सब कुछ देखने को मिला वेस्टर्न कंट्रीज में। ध्यान से कंसेप्ट को समझिएगा। लोगों के वेलफेयर के लिए स्कीम्स चलानी है तो पैसा चाहिए तो अमीर लोगों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर अमीर लोगों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाओगे तो वो फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अपनी फैक्ट्रीज का एक्सपेंशन नहीं करेंगे, तो इससे ग्रोथ रेट प्रभावित होती है। और जबकि देखो अमीर लोगों पर ज़्यादा टैक्स लगा के रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जाता है उसमें करप्शन देखने को मिलता है। ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस ये करप्शन करते हैं, पैसा खा जाते हैं, ब्लैक मनी जनरेट होने लगती है धीरे धीरे। यानी प्रोडक्टिव सेक्टर से पैसा जा रहा है ब्यूरोक्रेट्स की जेबों में, पॉलिटिशियंस की जेबों में, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो समझ गए ना, एक तरफ तो देखो अमीरों से ज़्यादा टैक्स लिया तो ग्रोथ रेट प्रभावित हुई, दूसरी तरफ जिन लोगों के लिए स्कीम्स चलानी है वो भी तो नहीं चली ना, क्योंकि पैसा तो खा गए पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स। तो ऐसी सिचुएशन में प्रोटेस्ट तो होगा ही होगा। ना तो अमीर लोग खुश हैं और ना ही गरीब लोग खुश हैं, मतलब ना तो वर्कर क्लास के लोग खुश हैं ना ही कैपिटलिस्ट क्लास के लोग खुश हैं। तो ऐसी सिचुएशन में प्रोटेस्ट तो होगा ही होगा, प्रदर्शन होंगे, स्टेट पर सवालिया चिन्ह लगेगा। स्टेट कर क्या रहा है? स्टेट कुछ सर्विसेज ही नहीं प्रोवाइड कर रहा। तो लेजिटिमेसी क्राइसिस, इन्हीं क्राइसिस को कहा जाता है हैबरमास के द्वारा। यानी स्टेट के होने पर ही सवाल उठेंगे, स्टेट के औचित्य पर सवाल उठेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या निकलता है? इसका सोल्यूशन देखो, मार्क्सिस्ट थिंकर तो ये बोलते हैं स्टेट को खत्म कर दो। मार्क्स तो यही बोलते हैं ना, क्लासलेस सोसाइटी इस्टेब्लिश करो, स्टेट को खत्म कर दो। लेकिन लिबरल सेकुलर्स ये बोलते हैं नहीं भैया नहीं, ये गलती मत करना। हाँ, ये बात सही है कि स्टेट काफ़ी आगे चला गया लोगों को सर्विसेज देने में, इसीलिए ये क्राइसिस पैदा हुए, इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गई। आप एक काम कीजिए, स्टेट को रोल बैक करिए। यानी क्लासिकल लिबरलिज्म आइडियोलॉजी के अनुसार स्टेट के जो फंक्शंस हुआ करते थे, बिल्कुल स्टेट एक नाइट वॉचमैन, स्टेट सिर्फ रेफरी, स्टेट का काम है सिर्फ सुपरवाइज करना, स्टेट का काम इंटरफेयर करना नहीं है। आप वही सिचुएशन फिर से लेके आओ। समझ गए ना? यानी इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा होने के बाद लिबरल सेकुलर्स ने कहा कि भैया स्टेट को वापस खींच लो, स्टेट का रोल आप फिर से कम कर दो। इसे कहा जाता है रोल बैक ऑफ स्टेट। रोल बैक ऑफ स्टेट का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। जैसे इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे 1991 के बाद, तो 1991 के बाद जो आइडियोलॉजी इंडिया ने एकदम से फॉलो की थी वो नियो लिबरलिज्म आइडियोलॉजी तो थी। सरकार ने एकदम से प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, लिबरलाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, डीरेगुलेशन, ये सब चीज़ें सरकार ने की थी। और एकदम से सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को भी विड्रा कर लिया गया। 1990-91 से पहले सरकार बहुत सी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स चला रही थी, लेकिन 1990-91 के बाद एकदम से उन स्कीम्स के लिए फंड्स कम कर दिए गए और कुछ स्कीम्स को बंद भी कर दिया गया। यानी ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड के विभिन्न हिस्सों में 80s में 90s में न्यू लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी इमर्ज होकर आई। यानी सब कुछ मार्केट पे छोड़ दो, स्टेट इंटरफेयर ना करे, स्टेट बड़ी बड़ी स्कीम्स ना चलाए वेलफेयर के लिए, स्टेट का काम होना चाहिए सिर्फ रेगुलेशन का। न्यू लिबरलिज्म आइडियोलॉजी को देखो मार्केट फंडामेंटलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। मतलब यह है अगर स्टेट रोल बैक करेगा, स्टेट वापस हटेगा, तो उसकी जगह कौन लेगा? उसकी जगह लेगी मार्केट। मार्केट एक भगवान की तरह है। न्यू लिबरलिज्म आइडियोलॉजी कहती है मार्केट एक भगवान की तरह है। मार्केट अपने आप ही सभी चीज़ों का सॉल्यूशन दे देती है। यही बात तो क्लासिकल लिबरल सेकुलर्स के द्वारा बोली जाती थी। इसीलिए न्यू लिबरलिज्म आइडियोलॉजी को रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म आइडियोलॉजी भी कहा जाता है। न्यू लिबरल सेकुलर्स का ये कहना है कि अगर देखो आप लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, रेगुलेशन, इन सब चीज़ों पे फोकस करोगे तो ग्रोथ बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ेगी। अगर देखो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ती है तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट देखने को मिलेगा। यानी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ेगी तो धीरे धीरे उसका फायदा गरीब लोगों को भी अपने आप ही होने लगेगा। जैसे यहाँ पर देखो नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज़्यादा है इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही हैं, फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, नई नई इंडस्ट्रीज लग रही हैं, मतलब अमीर लोगों को ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। अगर देखो अमीर लोगों को ज़्यादा मुनाफा होता है तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो और नई फैक्ट्रीज खुलेंगी,
नई फैक्ट्रीज खुलेंगी तो या तो नए लोगों को जॉब मिलेगी या फिर पुराने जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरी इंक्रीज होगी। और अगर रिच क्लास के लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो फिर भी डिमांड बढ़ेगी तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, नई इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, पुराने वर्कर्स की सैलरी बढ़ेंगी। कहने का एसेंस यही है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ती है तो धीरे धीरे उसका फ़ायदा सभी क्लासेस को होता है। शुरुआत में रिच क्लास को होता है, लेकिन रिच क्लास को फ़ायदा होता है तो वर्कर क्लास को भी धीरे धीरे फ़ायदा हो ही जाता है, यानी ग्रोथ ट्रिकल डाउन कर जाती है, ऊपर से लेके नीचे वालों तक को ग्रोथ का फ़ायदा होता है। लेकिन देखो वास्तव में बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ नहीं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का एग्जाम्पल ले लीजिए। इंडिया में जब न्यू लिबरलिज्म आया, यानी स्टेट का रोल कम हुआ, तो ग्रोथ रेट तो बढ़ी लेकिन गरीबी उस लेवल पे दूर नहीं हुई। इंडिया में आपने सुना ही होगा, कहा जाता है जॉबलेस ग्रोथ बढ़ी तो जॉब कहाँ है, जॉब नहीं आई। इसलिए सरकार ने फिर से स्कीम्स चलाना स्टार्ट कर दी, मनरेगा, भारत निर्माण, ये सब स्कीम्स सरकार ने तभी तो चलाई थी ना कि ट्रिकल डाउन अप्रोच का फ़ायदा हो नहीं इसका। खैर इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम सोशल लिबरलिज्म आइडियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। अभी हमारा फोकस नियो लिबरलिज्म पर ही है। स्टेट रोल बैक कर गया। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 1970 में ब्रिटेन में। उसमें मार्गरेट थाचर प्रधानमंत्री थी। उन्होंने नियो लिबरल पॉलिसीज़ को अपनाना स्टार्ट किया, इसीलिए इसे कहा जाता है थाचरिज्म। और 1980 में यूएसए ने भी, जब रोनाल्ड रेगन राष्ट्रपति थे, तो उस समय नियो लिबरल पॉलिसीज़ को अपनाना स्टार्ट किया। इसे कहा गया रिगोनॉमिक्स। यहाँ पर नीचे देखो, थाचरिज्म और रिगोनॉमिक्स। इन्होंने स्टेट के रोल को कम करना स्टार्ट किया, यानी प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करना स्टार्ट किया। वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स चलाई जा रही थी उनके लिए फंड्स को कम करना स्टार्ट किया। कई सारी स्कीम्स को बंद किया गया। 1990-91 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था। तो ईस्टर्न यूरोप के वो कंट्रीज़ जो पहले कभी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे, लेकिन यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद अलग से देश बन गए, इन देशों में भी शॉक थेरेपीज़ अपनाई गई। यानी बहुत सारी फैक्ट्रीज़ जो पहले सरकार के कब्जे में थी उनको बेचा गया प्राइवेट कंपनीज़ को। तो इस प्रकार से स्टेट विभिन्न देशों में रोल बैक करता गया। इवन इंडिया में भी जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आए थे तो इंडिया ने लोन लिया आईएमएफ से। आईएमएफ ने कंडीशंस लगाई हमारे ऊपर कि आप प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट कीजिए, आप लिबरलाइजेशन को प्रमोट कीजिए। हमने उन कंडीशंस को माना भी, क्योंकि हमें लोन चाहिए था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए। इस प्रकार से देखो, आईएमएफ के द्वारा जो कंडीशंस लगाई जाती है लोन देने के बाद, उन्हें कहा जाता है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम की फॉर्म में नियो लिबरलिज्म को प्रमोट किया गया 90s में। और डब्ल्यूटीओ का जब फॉर्मेशन हुआ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 1995 में, तो आप कह सकते हो कि ये नियो लिबरलिज्म का हाईएस्ट पॉइंट था। डब्ल्यूटीओ का एसेंस यही तो था ना कि मार्केट पे सब कुछ छोड़ दो, विभिन्न देशों के बीच फ्री ट्रेड होना चाहिए, डेवलपिंग कंट्रीज बैरियर कम करें, टैरिफ को कम करें, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। अब देखो, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, नियो लिबरलिज्म के प्रिंसिपल्स क्या हैं? नियो लिबरलिज्म देखो वाशिंगटन कंसेंसस पे आधारित है और वाशिंगटन कंसेंसस में 10 प्रिंसिपल्स हैं। वाशिंगटन कंसेंसस को प्रपोज किया गया था जॉन विलियमसन के द्वारा। कौन से 10 प्रिंसिपल्स हैं? यहाँ पर देखो, रिडक्शन इन फिस्कल डेफिसिट को कम किया जाए, प्रो इंडस्ट्री टैक्स रिफॉर्म्स, नो इनडिस्क्रिमिनेट सब्सिडीज, मतलब अंधाधुंध सब्सिडीज ना दी जाए, सिर्फ ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए ही सब्सिडी दी जाए, इंटरेस्ट रेट मार्केट के हिसाब से होने चाहिए, कंपिटिटिव एक्सचेंज रेट फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन, ट्रेड लिबरलाइजेशन बाय रिड्यूसिंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, प्रमोशन ऑफ एफडीआई, पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट, डीरेगुलेशन, रिड्यूसिंग स्टेट कंट्रोल, प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। ये बेसिक से प्रिंसिपल्स हैं। इन प्रिंसिपल्स से बेसिक एसेंस आप समझ गए होंगे नियो लिबरलिज्म का। अमर्त्य सेन देखो क्रिटिक है नियो लिबरलिज्म के। एक बात आपको याद होगी, क्लासिकल लिबरल थिंकर है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ एक थ्योरी देते हैं, आपको याद ही होगा, हिडन हैंड का, यानी सभी इंडिविजुअल्स अपना अपना फ़ायदा देखें तो ओवरऑल इकोनॉमी का फ़ायदा अपने आप हो जाएगा। मार्केट को प्रमोट करने की बात करते हैं एडम स्मिथ। लेकिन अमर्त्य सेन नियो लिबरलिज्म के क्रिटिक हैं, एडम स्मिथ के एडमायरर हैं, एडम स्मिथ की तारीफ करते हैं।
यहां पे देखो कॉन्ट्राडिक्शन आपको नहीं दिख रही। न्यू लिबरलिज्म क्या है? न्यू लिबरलिज्म एक प्रकार से रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म तो है। क्लासिकल लिबरलिज्म वाले मार्केट पे फोकस करते थे और नियो लिबरलिज्म वाले भी मार्केट पे फोकस करते हैं। लेकिन अमर्त्य सेन यहाँ पे थोड़ा क्लैरिफिकेशन देते हैं। अमर्त्य सेन कहते हैं कि एडम स्मिथ ने एक्चुअली मार्केट फंडामेंटलिज्म की बात कभी नहीं कही, यानी एडम स्मिथ ने ये कभी नहीं बोला कि मार्केट के पास सभी तरह के सॉल्यूशंस हैं। अमर्त्य सेन के हिसाब से एडम स्मिथ ने ये कभी नहीं बोला कि मार्केट भगवान है, मार्केट के पास सभी चीज़ों का सॉल्यूशन है। अमर्त्य सेन कहते हैं एडम स्मिथ सिर्फ मार्केट को फ्रीडम देने की बात करते थे। एडम स्मिथ कहते थे कि मार्केट को आप आज़ादी दे दो। वो ये नहीं कहते थे कि स्टेट का कोई रोल नहीं होना चाहिए, बल्कि एडम स्मिथ कहते थे स्टेट को वो प्रोजेक्ट्स लेने चाहिए जहां पर प्राइवेट सेक्टर रिलेक्टेंट है, प्राइवेट सेक्टर अनिच्छुक है प्रोजेक्ट्स इस्टाब्लिश करने में। वहाँ पर स्टेट को बीड़ा उठाना चाहिए प्रोजेक्ट्स इस्टाब्लिश करने का। जैसे इंडिया में देख लीजिए, आज़ादी के बाद बहुत से ऐसे डोमेन्स जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स काम नहीं करना चाहता था क्योंकि मुनाफा कम होता था, तो वहाँ पर सरकार को अपने PSUs इस्टाब्लिश करने पड़े, वहाँ पे काम करने के लिए, प्रोजेक्ट्स इस्टाब्लिश करने के लिए। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट क्या हुआ नियो लिबरलिज्म का। चूंकि देखो नियो लिबरलिज्म की पॉलिसीज प्रो रिच थी, इससे गरीब लोगों को बहुत सारी यातनाएं सहनी पड़ी। कहा यह जा रहा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो इंक्रीज होगी उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वेल्थ कॉन्सेंट्रेट होती गई, यानी पैसा इकट्ठा होता गया कुछ ही हाथों में, और गरीब लोग और ज्यादा गरीब होते गए। डिस्पैरिटीज बढ़ती गई, कुछ देश और ज़्यादा डेवलप करते गए और कुछ देश डेवलपमेंट की दौड़ में पिछड़ गए। इवन एक देश के अंदर भी कुछ राज्य, कुछ प्रोविंस ऐसे जो बहुत ज़्यादा डेवलप कर गए, लेकिन कुछ राज्य ऐसे, कुछ प्रोविंस ऐसे जो बहुत ज़्यादा पिछड़ गए। इसलिए इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट दोनों तरह की डिस्पैरिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई नियो लिबरलिज्म की वजह से। नियो लिबरलिज्म को कई बार ये भी कहा जाता है कि नियो लिबरलिज्म की आड़ में ये एक्चुअल में नियो राइटिज्म है। नियो राइटिज्म का मतलब होता है कंजर्वेटिविज्म, यानी एक ऐसी फिलोसफी जो रिच क्लास के इंटरेस्ट में काम करती है। यहाँ पर कुछ फिलोसफर्स हैं नियो लिबरलिज्म के, हाइक, नोजिक, मिल्टन फ्रीडमैन और मुरे रोथबर्ड। अच्छा, आप एक बात बताइए, क्या आपको याद है क्लासिकल लिबरलिज्म के कौन से थिंकर्स हैं? जल्दी बताइए। रूसो, जॉन लोक, एडम स्मिथ, ये सारे थिंकर्स हैं क्लासिकल लिबरलिज्म के। अच्छा, ये बताइए पॉजिटिव लिबरलिज्म के कौन से थिंकर्स हैं? पॉजिटिव लिबरलिज्म के थिंकर्स हैं लास्की और TH ग्रीन। और अब नियो लिबरलिज्म के फिलोसफर्स हैं हाइक, नोजिक, मिल्टन फ्रीडमैन और मुरे रोथबर्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइक की। हाइक को फादर ऑफ नियो लिबरलिज्म भी माना जाता है। प्लानिंग के बारे में हाइक कहते हैं प्लानिंग एज रोड टू सर्फडम। हाइक की बातें देखो सिंपल हैं। ये कहते हैं सोशल जस्टिस एक मिराज है, सोशल जस्टिस कभी हासिल किया ही नहीं जा सकता। मतलब स्टेट कितने भी स्कीम्स चला ले सोशल जस्टिस के नाम पर, वो स्कीम कभी सफल नहीं होती। टैक्स लगाती जाती है सरकार, यानी स्टेट रिच लोगों पे टैक्स लगाती है, प्रोग्रेसिव टैक्स लगाती है, लेकिन उन पैसों की सहायता से जो स्कीम्स चलाई जाती हैं वो वास्तव में कभी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचती ही नहीं है। बीच में करप्शन हो जाता है, ब्यूरोक्रेट पैसे खा जाते हैं और पॉलिटिशियंस पैसे खा जाते हैं। इसी वजह से प्लानिंग कभी सफल नहीं होगी। प्लानिंग को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं हाइक। जैसे इंडिया में 5 ईयर प्लान्स चलाए गए थे, इन चीज़ों को क्रिटिसाइज करते हैं हाइक। ये कहते हैं प्लान कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आ सकते हैं जिनको कंसीडर नहीं किया जा सकता। इसलिए कोई भी प्लान चाहे कितनी ही सावधानी से बनाया हो, कितनी ही केयर से बनाया गया हो, वो प्लान सफल साबित नहीं हो सकता। लेकिन होता क्या है, प्लान के नाम पर स्टेट अपने हाथ में पावर कॉन्सेंट्रेट करता जाता है। पावर कॉन्सेंट्रेट करता जाता है तो लिबर्टी चली जाती है और स्टेट क्राइसिस में आ जाता है। रॉबर्ट हाइक ये कहते हैं कि भैया कोई गरीब आदमी है तो उसका बैड लक है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, ये उसका बैड लक है कि वो गरीब है। बजाय इसके कि स्टेट अमीर लोगों से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करे, जो कि एक बॉन्डेड लेबर है। स्टेट को मोटिवेट करना चाहिए अमीर लोगों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी करें। हाइक कहते हैं
स्टेट को मार्केट में इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए। उनकी बुक का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। बुक का नाम आपको याद होना चाहिए। जब भी किसके बारे में आप आंसर लिखो तो बुक का नाम जरूर कोट कीजिए, क्योंकि इनसे मार्क्स मिलते हैं, इनसे वैल्यू एडिशन हो जाता है। अगर देखो हर एक आंसर में आप बुक का नाम लिखोगे और थिंकर की इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स लिखोगे तो आधा आधा नंबर भी बढ़ जाए तो नंबरों में काफ़ी इजाफा हो सकता है। मतलब 25-30 मार्क्स तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए बुक का नाम और थिंकर की इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। हाँ, तो हम बात कर रहे थे हाइक। हाइक की बुक का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। हाइक देखो पॉजिटिव लिबर्टी की बात नहीं करते हैं, हाइक करते हैं नेगेटिव लिबर्टी की बात। यानी वेलफेयर वगैरह की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टेट इंटरवेंशन ना करे, मतलब एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स हो। इसका मतलब इंडिविजुअल्स के पास, जनता के पास लिबर्टी है। तो हाइक का जो कंसेप्ट है लिबर्टी का, वो नेगेटिव लिबर्टी का है, पॉजिटिव लिबर्टी का नहीं है। हाइक के बाद नेक्स्ट नियो लिबरल थिंकर है रॉबर्ट नोजिक। हाइक के बारे में वैसे देखो एक बात ये भी याद रखना, वो मार्केट की तुलना सेंट्रल नर्वस सिस्टम से करते हैं। हाइक कहते हैं जिस प्रकार से सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक ही समय पर लाखों मैसेजेस को इंटरसेप्ट कर सकता है, उसी प्रकार से मार्केट एक ही समय पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकता है। तो ये बात आप लिख सकते हो जब आपको हाइक के बारे में लिखना हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नियो लिबरल थिंकर की, रॉबर्ट नोजिक। इनकी बुक का नाम है एनार्किस्ट स्टेट एंड यूटोपिया। लिख लीजिए, यहाँ पे आगे लिखा भी होगा। इनकी बुक का नाम है एनार्किस्ट स्टेट एंड यूटोपिया। ये देखो, ये इनकी बुक का नाम है और ये बुक थी हाइक की, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। स्लाइड्स में आपको सब कुछ मिलेगा। रॉबर्ट नोजिक क्लासिकल लिबरलिज्म के मिनिमल स्टेट के कंसेप्ट को रिवाइव करते हैं मॉडिफिकेशंस के साथ। याद कीजिए क्लासिकल लिबरल क्या कहा करते थे। क्लासिकल लिबरल यही तो कहा करते थे ना, स्टेट मिनिमल होना चाहिए। जॉन लॉक का कंसेप्ट था नाइट वॉचमैन स्टेट, यानी स्टेट का रोल सिर्फ एक रेफरी का होना चाहिए। रॉबर्ट नोजिक कहते हैं मिनिमल स्टेट इज इंस्पायरिंग एज वेल एज राइट। मिनिमल स्टेट इज इंस्पायरिंग एज वेल एज राइट, ये बोला जाता है रॉबर्ट नोजिक के द्वारा। इंस्पायरिंग देखो इसलिए है क्योंकि मोटिवेट करता है मैन को काम करने के लिए। अगर देखो सरकार बहुत टैक्स लगाएगी तो मोटिवेशन खत्म हो जाता है पर्सन के पास काम करने का। उसको लगता है कि मैं इतना काम कर रहा हूं, अगर 1 लाख रुपए कमाता हूं तो 50% मुझे टैक्स देना पड़ता है, तो फिर क्या फ़ायदा उस कमाई का। तो मोटिवेशन कम हो जाता है। लेकिन अगर सरकार टैक्स कम लगाती है, मिनिमल स्टेट होता है, तो इसका मतलब मोटिवेशन मिलता है पर्सन्स को काम करने के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। और बात करें कि राइट क्यों कहते हैं रॉबर्ट नोजिक मिनिमल स्टेट को, राइट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नॉन कोर्सिव है, मतलब इंडिविजुअल्स को फोर्स नहीं करता प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के लिए। जिस प्रकार से हाइक कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एक प्रकार से बॉन्डेड लेबर है, उसी प्रकार से रॉबर्ट नोजिक भी यही कहते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो है एक प्रकार से बॉन्डेड लेबर है। नियो लिबरल्स देखो बिलीव ये करते हैं कि स्टेट का कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए सोशल जस्टिस से। नोजिक ये भी कहते हैं स्टेट का काम है बस ये इंश्योर करना कि सभी लोग फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में, यानी सही तरीके से प्रॉपर्टी को एक्वायर करें और सही तरीके से प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास। स्टेट का काम ये नहीं है कि प्रॉपर्टी को रीडिस्ट्रीब्यूट करना, एक पर्सन से लेके दूसरे पर्सन को देना। एक इंटाइटलमेंट थ्योरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाद में आएगी, डिस्कस करेंगे उसे भी। नेक्स्ट नियो लिबरल फिलोसफर हैं मिल्टन फ्रीडमैन। मार्क्स देखो क्या कहा करते थे, मार्क्स ये कहा करते थे असली आज़ादी मिलेगी कम्युनिज्म में। लेकिन मिल्टन फ्रीडमैन जो नियो लिबरल फिलोसफर हैं ये कहते हैं कैपिटलिज्म के बिना लिबर्टी संभव नहीं है, यानी कैपिटलिज्म का होना जरूरी है तभी लिबर्टी प्राप्त हो सकती है। इनकी बुक का नाम है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। लास्ट नियो लिबरल फिलोसफर हैं मुरे रोथबर्ड। ये तो कहते हैं पॉलिटिशियंस और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कुछ नहीं है, गैंग ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स हैं, यानी लुटेरे हैं, डकैत हैं, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स हैं। सेंट्रल बैंक के बारे में मुरे रोथबर्ड कहते हैं ये एक लेजिस्लेटिव फ्रॉड है। तो इन फिलोसफर्स के नाम और इनकी जो मेन बातें हैं जरूर याद रखिएगा
कोट कर सकते हैं कहीं भी, और क्रिटिकल असेसमेंट में भी काफ़ी काम आते हैं थिंकर्स के नाम। याद रखिएगा, क्लासिकल लिबरल के कौन से थिंकर्स हैं, पॉजिटिव लिबरलिज्म के कौन से हैं, न्यू लिबरलिज्म के कौन से हैं। आज के डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है, कल हम डिस्कस करेंगे आगे लिबर्टेरियनिज्म के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।